जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube परिवार गुड टाइम क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नई चीज़, एक नई शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। और वो ये शुरुआत ये है कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट करने के बाद में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे एडवांस मैथ पे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है एडवांस मैथ की पहली क्लास। बहुत लाजवाब तरीके से करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के मैं आया हूं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है 2021 का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो श्योर है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं खुद से कोई क्वेश्चंस लेकर के आऊँ आपको पढ़ाने के लिए तो फिर ये हो सकता है कि मैं आपको समझाने के लिए ईजी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। लेकिन चूंकि ये एसएससी ने पूछा है तो इसमें क्या इजी है क्या हार्ड है ऐसा तो कुछ कह भी नहीं सकते आप। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन वो इजी नहीं होता है। इजी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको समझ में आती हैं, और वो सारी चीज़ें हार्ड होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। ये बात मैंने जब स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने कहा था, और मैं आज कहता हूँ और मैं हमेशा कहता रहूँगा कि दुनिया में कोई भी इजी नाम की चीज़ नहीं है और ना ही कोई हार्ड नाम की चीज़ होती है। जो हमारी समझ में आ जाए वो आसान है, जो नहीं समझ में आए वो कठिन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा जादू का। जादू क्या होता है? तो जादू बस वही चीज़ होती है जो हमारी समझ से परे होता है, और जिसको समझ में आता है उसके लिए वो जादू जादू नहीं होता है, एक खेल होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको करेंगे। तो सभी बच्चों को क्या करना है, आपको आप सभी जानते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि एडवांस मैथ का इंतजार सभी लोगों को था। ठीक है, और जिसको भी इंतजार था तो वो घड़ी आ गई है। अब बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी इसकी एडवांस मैथ की प्रैक्टिस को करिए, और जैसे ही आपका एडवांस मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, आपका एडवांस मैथ एडवांस हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग मिक्स करेंगे, यानी कि एडवांस मैथ को और एरिथमेटिक को दोनों को मिक्स करके एक सैम्पल पेपर बनेगा, और उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल कर रहे होंगे तो उसमें और ज़्यादा हमको मजा आएगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में, और उसके बाद में फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात यह है कि मैं आपको क्वेश्चंस को लगाने का ऐसे ऐसे लाजवाब तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ कि प्रश्न को देखोगे और आपका जो आंसर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन उसको कैसे हम करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, वो चीज़ मैं आपको आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखोगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 cos A + sec A - 2√2 = 0। ठीक है, सवाल ने क्या कहा है, 2 cos A। ठीक है, आराम आराम से हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 cos A + sec A माइनस का 2√2 और इक्वल में हमें कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। सवाल ने कहा है ए की वैल्यू बताओ। ए क्या है यहाँ पर, तो ए कोई एंगल है, कोई कोण हो सकता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम लोग सेक को कॉस में कन्वर्ट करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें और ए की वैल्यू को निकालें। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो इनका सही आंसर है, उसको यहाँ पर पुट करें और अपना रिजल्ट हम निकाल लें। ठीक है, तो बात यह है कि आप इसको कैसे सोच पाओगे और कैसे आपको करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये कॉस है ये सेक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री हमको दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें cos 60 की तो cos 60, ठीक है, अगर हम बात करते हैं cos 60 डिग्री अगर हम ले लें तो 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और हमें तो √2 लाना है भाई। 0 लाने का मतलब है कि इन दोनों को आपस में हल करने के बाद में 2√2 जैसी कोई चीज़ लानी पड़ेगी, और इसमें तो रूट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि √3 आ जाएगा और फिर हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन सी है, ठीक है, जो हमको सी वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है भैया, तो सी वाला ऑप्शन है 15 डिग्री, और 15 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसमें हमको नहीं मिलती है, तो इतनी गंदी वैल्यू इसकी हम तो शायद नहीं लेने वाले हैं। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बनता है वो है डी 45 डिग्री। रख करके देखते हैं, ऐसे मार नहीं देंगे, रख करके हमको देखना पड़ेगा। तो 45 डिग्री यहाँ पर रख करके हम देखते हैं क्या होगा, तो 2 cos
45 डिग्री और प्लस उसके बाद में क्या होगा सेक 45 डिग्री और माइनस का 2√2, ठीक है। जीरो तो हमको लाना है। हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम 45 डिग्री को रख करके वेरीफाई करा रहे हैं कि ये चीज़ें हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब 2 तो 2 हो जाएगा, cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 प्लस और सेक 45 डिग्री की वैल्यू केवल √2 हो जाएगी माइनस का 2√2। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास √2 प्लस का √2 माइनस का 2√2 बचेगा। इनको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 2√2 माइनस का 2√2 और ये आपस में कैंसिल होकर के कितना रिजल्ट हमको दे देंगे 0 और 0 हमारे RHS में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 45 डिग्री है वो यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो 45 डिग्री होगी और यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। अब मुझे एक बात बता दो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक नाम की चीज़ होती है ये देखने में हार्ड लगती है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगा, क्या हमने यहाँ पर कुछ सॉल्व किया, ठीक है। 45 डिग्री को रख करके हमने केवल और केवल वेरीफाई करा लिया है। अब अगर आपको CHSL में नौकरी चाहिए, ठीक है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचो कि हमको कुछ भी ना करना पड़े फिर भी हमें नौकरी मिल जाए, तो फिर आपको बस एक ही चीज़ है कि पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी सपने में कर लेना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा है PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु आप सभी लोग जानते हैं जिसके जो दो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया ये P है और ये Q है और ये R है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अच्छी बात है। इसमें क्या दिया गया है, PQ = PR = 25, PQ = PR = 25, मतलब ये दोनों जो साइड हैं वो 25 की हैं, मतलब इक्वल है। अच्छा, इसके बाद में सवाल ने क्या कहा है कि P से QR पर माध्यिका है, P और S नाम की कोई चीज़ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये PS है, QR पर क्या है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये PS कितना है, 7 सेंटीमीटर है। जो ये वाली चीज़ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। सवाल ने हमसे पूछा है QR की लंबाई कितनी है, मतलब ये टोटल QR जो है ये हमको यहाँ पर निकालना है। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसका जो माध्यिका होती है वो यहाँ पर 90 डिग्री पे भी मतलब 90 डिग्री पे भी उसको करती है, बांटती है, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में तो बांटती साइड को, प्लस वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होता है। मतलब इसको अगर हम हिंदी में लिखें, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, शाबाश। अब क्या है, वैल्यू को पुट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, ये 25 है, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा = बेस, यानी ये आधार, ये हमको नहीं पता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं QS, ठीक है, स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर कितना 7 है तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। इनको हल करो, कितना आएगा, 25 में 625, ठीक है। अच्छा, ये जो 7 है इसको इधर लेकर के आओ, माइनस का 49 हो जाएगा और ये QS स्क्वायर होगा। घटा दो, 15 में से अगर 9 निकल जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ पर कितना बचेगा 5। ये QS स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर हम लोग QS की वैल्यू निकालेंगे तो 24 आएगा। बोलो हाँ कि ना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो 576 है वो 24 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ठीक है। अब देखो QS यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना आ गया 24, तो ये भी 24 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं सर जो QR होगा वो कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारा रिजल्ट है, 48 कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में ये भी है और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम था और आपको इसको लगा लेना था। अब बात यह है कि सर ये चीज़ें क्या हमको करनी पड़ेंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको करना पड़े। आपको एक चीज़ याद रख लेनी है कि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 का। ये चीज़ अगर आपको याद होती, ठीक है, तो हम इसको सिंपली कर सकते थे कि सर अगर एक साइड 25 है, एक साइड अगर 7 है, तो जो इसकी दूसरी वाली साइड होगी वो 24 होगी, यानी ये 24 होगा तो ये भी 24 होगा, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 सेकंड लगते, ठीक है, बस सोचना था अपने दिमाग में, और सभी जानते हैं कि दिमाग बहुत तेज सोचता है, तो हम इसको कर सकते थे। लेकिन इसको करने के लिए क्या होना चाहिए था, आपको जो ट्रिपलेट है वो याद होना चाहिए था, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर याद कराऊंगा उसको। अब एक ट्रिपलेट आपको याद हो चुका है 7, 24 एंड 25 का, इसको याद रखना आगे से, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, ज्योमेट्री से ही है अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ने कहा है
कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। पहला तरीका मैं आपको बता दूं और उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से कैसे लगाना है। अगर वो आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, ठीक है, R1 में से R2 को घटा दो, उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। R1 कितना है, 8 सेंटीमीटर उसका व्यास है, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और जो R2 यानी छोटा वाला सर्कल है उसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो कुल मिलाकर के 2 सेंटीमीटर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है, इसको समझते हैं कि यार ऐसा हुआ क्यों। देखो क्या है ना, एक सर्कल हमारे पास ऐसे है, हम ये मान लेते हैं इसका जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर का रहा होगा, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हम सभी जानते हैं ना त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है, ये बात समझ में आ गई, गुड। अब क्या है, एक और सर्कल है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, वो इसको आंतरिक रूप से स्पर्श करती है। तो भैया वो श्योर छोटा होगा, तो वो ऐसे बनेगा। अब कहोगे सर आपने ऐसे क्यों बना, इधर भी बना सकते थे, कहीं भी बना लो बनेगा ऐसा ही। अब बात यहाँ पर यह है कि सर आपने इसको भी टच कराया, इसको भी टच कराया, देखो इधर तो टच करेगा क्योंकि वो स्पर्श करती है आंतरिक रूप में, ठीक है। इधर क्यों टच कराया, इधर इसलिए टच कराया क्योंकि उस वृत्त का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो श्योर है उसको टच करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो केंद्र है ना, ये वाला, ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, ये जो छोटा वाला सर्कल हमने बनाया इसका केंद्र कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि व्यास अगर 4 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 ये होगी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी तो 2 है, तो ये बड़े वाले वृत्त का सेंटर और ये छोटे वाले, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 सेंटीमीटर, और यही 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो बी में हमको दिख रहा है, बी वाला सही होगा, ठीक है। बोलो समझ में बात आ गई ना, बहुत अच्छे तरीके से। देखो क्या है ना कि एडवांस मैथ है और ख़ास करके मैं कह रहा हूँ कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा गंदा लगता है हमको, ठीक है, तो कम समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चलूँगा क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज़ सिखानी है बहुत अच्छे तरीके से, जो भी, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग स्टार्ट से, मतलब मैं स्टार्ट से तो आपको सब कुछ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे, और आप तो जानते हैं कि हम लोग लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे उन क्वेश्चंस में कौन कौन सी अप्रोच लगती है, क्या वहाँ पर है, कैसे वो चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ताकि उस तरीके का, और चूंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे, इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे कि शायद ऐसा कोई टॉपिक बचेगा जो हम लोग कवर ना करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और सिलेक्शन तो आपका बस होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ट्रिगोनो का, ये भी क्वेश्चन है ट्रिगो का, ठीक है। सवाल ने कहा है सेक ए इज इक्वल टू 65/63, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है कि जो सेक ए है वो है, हमको दिया गया है 65/63। सबसे पहली बात क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ऐसे वाला, ठीक है। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। सेक ए बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं हाइपोटेनस अपान आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास की वैल्यू होती है, तो जो सेक होता है वो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, तो कर्ण बटे कितना होगा, आधार हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं हाइपोटेनस अपान बेस, यानी ये 65 होगा और जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। हमें बीसी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीसी चाहिए। ट्रिपलेट्स आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। बीसी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा दो, मतलब इसके स्क्वायर में से इसको घटा दो, यही चीज़ होनी चाहिए ना, गुड। अब घटा देते हैं, यानी हम कर सकते हैं 65 का स्क्वायर माइनस का 63 का स्क्वायर, बोलो ऐसे हो पाएगा, ठीक है। अब देखो दो तरीका इसको लगाने का, कैसे, पहली बात या तो इसको गुणा करा लो, या तो इसको 65 का स्क्वायर निकालो, 63 का स्क्वायर निकालो, उसके बाद में सॉल्व करो, या तो हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगा करके, तो ये एक में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे में कितना हो जाएगा a माइनस बी, बोलो ये भी तो कर सकते हैं। इनको जोड़ लो, 5 और 3 8, 6 6 12, 128 गुणा यहाँ पर 2 हो जाएगा, इनको गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 256। 256 BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है। बोलो कितने सिंपल तरीके से हो गए, हमने कहीं पर भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं निकाला। यही आपको अपने एग्जाम में करना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सको, ठीक है। मतलब जो ये वाली साइड है वो कितनी आ गई, 16 आ गई, गुड, ठीक है ना। अब क्या सवाल है हमसे पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 8 कॉसेक ए, ठीक है, 8 कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो चलो बता देते हैं, ठीक है। 8 तो 8 होगा, कोसेक ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो साइन की वैल्यू को याद करो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं कोसेक की डायरेक्टली वैल्यू भी तो आपको बता सकता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ज़्यादा बर्डन ना पड़े।
साइन को याद रखो, कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 65 अपान, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखो लंब बटे कर्ण होता है ना, तो कर्ण बटे लंब 65 बटा 16 माइनस का कॉट क्या होता है, तो 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। 10 जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट आधार बटे लंब, ठीक है। आधार क्या है, 63 है, तो ये आधार और लंब कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर 16, क्लियर है, शाबाश। अब क्या होगा, इनका जो हर है, ठीक है, वो बराबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 65 में से 63 जाएगा, 2 बचेगा, तो 8 ये वाला, और यहाँ पर जो 2 बचेगा वो 2, ठीक है, इसमें से, और नीचे कितना रहेगा 16, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 बटे 16 कैंसिल होकर के कितना रिजल्ट दे देगा 1, और ये 1 जो है वो हमारा रिजल्ट है, आंसर है। 1 कहाँ है, तो 1 कहाँ है भैया, 1 बी में है, 1 कहाँ है, तो 1 ऑप्शन बी में है, और ये सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को आप जब देखोगे और उसके बाद में देखना ये है कि आप इसमें कौन से अप्रोच लगाते हो, और मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस क्वेश्चन को लगाने का वो अपने आप में अद्भुत होगा, ठीक है। कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं और कम समय में करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल ने कहा है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझा दूं। सवाल ने कहा है कि x माइनस का y माइनस जेड इक्वल टू 0, ये चीज़ हमको गिवन है। हमसे सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने हमसे पूछा है कि x का स्क्वायर, शायद स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, प्लस y का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और अपान में डिवाइडेड बाई, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमसे वो जानना चाहता है कि कितना होगा। हम बता देंगे, बट कैसे बताएंगे, देखो हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए 2 इक्वेशंस होना जरूरी है। 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की वैल्यू चाहिए तो 3 इक्वेशंस होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन दी गई है और 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको चाहिए, तभी यहाँ पर पुट करके हम उसको निकाल सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। तो हम सभी जानते हैं ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। अब वैल्यू ऑप्शन में तो हमको दी नहीं गई, क्योंकि ऑप्शन में तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट हमको दिया गया, लेकिन हमको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। कैसे चाहिए, थोड़ा सा थिंक करो, सोचो कैसे सोच पाएंगे, देखना क्या है। देखो क्या है कि इन तीनों का जो योगफल है, भाई ये माइनस है तो माइनस को मैं योग करके ले रहा हूँ, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको कुछ ऐसी वैल्यू को रखते हैं कि 0 हो जाए। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि जो जेड है उसको मैं 0 मान लूँ, मान लिया मैंने 0, ठीक है। ये मत कह देना कि सर सबको 0 मान लो, ठीक है, इसको भी 0 मान लो, इसको भी 0 मान लो। अगर मैं इन सबको 0 मान लूँ तो नीचे भी चीज़ें 0 हो जाएंगी, ऊपर भी 0 हो जाएगा, 0/0 कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबको 0 नहीं मान सकते, क्लियर है। अच्छा, जेड 0 हो गया। अब x में से y को घटाओगे 0 आ जाए, तो हम सभी जानते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अब क्या करते हैं, या तो इनको 1-1 मान लो, या तो इनको 2-2 मान लो, इनको 3-3 मान लो, इनको 4-4 मान लो, इनको कुछ भी मान लो, हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने माना है ये क्या, इसको रखने पर ये चीज़ आएगा तो श्योर आएगा, उसको यहाँ पर पुट कर दो। 1 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, ठीक है, प्लस y 1 का स्क्वायर, और जो z है वो 0 का स्क्वायर अपान में y 1 है, प्लस z जो है वो 0 है, 0 इंटू कितना होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नीचे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 तो कितना होगा, 1 होगा, और इसको आगे देखेंगे तो 2 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। 2 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना बढ़िया सवाल निकला ये, बोलो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तरीका आपको क्या करना है, लगाना है, यही चीज़ आपको सीखनी है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे इसको अच्छे तरीके से, और अगर वाकई में ये सवाल आपको अच्छा लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसको लेकर के आया हूँ अपने आप से कि हाँ इजी क्वेश्चन बना दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा सवाल लगा। सवाल ने क्या कहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास, इस पे थोड़ा ध्यान देना। सवाल ने पहले क्षेत्रफल की बात करी है, फिर उसने व्यास की बात करी है, और पूछा है जिसकी परिधि 40 पाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और ये हमको दिया गया 40 पाई, ठीक है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 40 को उड़ा दो तो कितना होगा, 20। हम ये कह सकते हैं सर r हमारा 20 आएगा, ठीक है। फिर सवाल ने हमसे क्या कहा, सवाल ने हमसे ये कहा है कि भैया इसका क्षेत्रफल पहले बताओ। तो क्षेत्रफल का रूल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू पुट मत करो, r कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर दो, तो
तो ये हो जाएगा 400 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्षेत्रफल की बात उन्होंने करी और बाद में व्यास की बात करी है, तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें सबसे पहले 400 पाई लिखा हो? तो हमने देखा तो हमको ये लग रहा है कि जो ऑप्शन डी है उसमें सबसे पहले 400 पाई लिखा हुआ है और बाद में 40 लिखा हुआ है। 40 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्यास इसका 40 ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले 400 पाई आ गया और वो एक ही ऑप्शन में है तो श्योर है वही सही होगा। बट फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो निकाल लेते हैं। अगर आर यहाँ पर 20 है तो इमेजिन कर सकते हो जो डी होता है वो 2r के बराबर होता है और ये 2 गुणा 20 अगर करेंगे तो 40 ही आएगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो 110% सही है, ठीक है। जो ऑप्शन डी है वो 110% क्या है, सही है। और अगला सवाल 7वां सवाल देखिए, अभी जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है, 7वां सवाल भी आप बिल्कुल वैसा ही करोगे, लेकिन इसमें भी आपको सोचना है कि क्या आप इसमें अप्रोच लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है a + b + c = 0, ठीक है। समझना है चीज़ों को, a + b + c = हमें 0 दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात क्वेश्चन ने कही है a b c का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12 है, क्लियर है, गुड। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत आएगा इस क्वेश्चन को मैंने एक के बाद में क्यों लिया हुआ है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया, फिर 6ठा मैंने दूसरा लिया, ताकि आप थोड़ा सा इधर भटको इधर उधर भटको, दूसरे पे आपका दिमाग लगेगा। और फिर मैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यहाँ पर अब आपका दिमाग सीधे काम करेगा कि सर सी को 0 मान लो, सी को 0 मान लो, ठीक है। चलो मैंने मान लिया, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं और इन दोनों को हमें वेरीफाई कराना, ठीक है। क्या आप 0 मान करके वेरीफाई करा पाओगे? चलो देखते हैं, ठीक है, कैसे। चलो मैंने 0 इसको मान लिया और a और b को मैं इक्वल कर दूं, b को मैं माइनस में कर दूं, a को मैं प्लस में कर दूं, तो ये चीज़ें क्या होंगी, खत्म हो जाएगी, शाबाश, गुड। अगर c 0 है तो 0 को यहाँ पर इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे, a b की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कितना लाना है, 12 लाना है। मतलब ये कि इन तीनों में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी, ये बात बिल्कुल श्योर है, ठीक है। ये बात तो हमको पता चल चुकी है कि a b c में से कोई भी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो पाई, गुड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि सर या तो 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, या 4 तियाँ 12 एकम 12। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक को, इसको मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 3 मान लूँ, इसको मैं 4 मान लूँ, तो 4 तियाँ 12 एकम 12, ये वाली कहानी तो समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन इनको आपस में हल करके जोड़ करके 0 भी लाना है। अब बात यह है कि 3 संख्याएं अगर प्लस में है तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को जोड़ लो, अगर धनात्मक संख्याएं हैं तो उनका जो योगफल है कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 लाना है तो उसमें से कुछ चीज़ों को माइनस होना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, 4 में से 4 घटा दो माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो। बात यह सर 2 को माइनस क्यों किया, देखो यहाँ पर क्या है, अगर एक संख्या को हम माइनस कर देते हैं तो बात यहाँ पर है कि तीनों का जो गुणनफल है वो प्लस में आना चाहिए। तो 3 संख्याओं का गुणनफल अगर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है उसमें से एक संख्या प्लस में है, 2 संख्याएं माइनस में है, तभी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 में से अगर 3 और 1 4 घट जाएगा 0। दोनों बातें क्लियर हैं। सवाल ने पूछा क्या है, a क्यूब, सवाल ने हमसे पूछा है a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का c क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ। a कितना है, 4 है, 4 की पावर 3। b कितना है, तो b -3 है, इसकी पावर 3 हो जाएगा। c कितना है, c -1 है, इसकी पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये 64 माइनस का 28 बोलो होगा 27 और 1, ठीक है। ये 14 है, 14 में से 8 निकलेगा तो 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 36 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी है, बी वाला हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात यह है कि जितना ज़्यादा मैंने समय लिया आपको समझाने में, उससे बहुत कम समय में हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो बात क्या है, सवाल आपको पहले समझना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक को हम 0 ही मान लें, ठीक है। मतलब ध्यान देना है, समझना है, समझ रहे हैं ना, गुड। अगला सवाल ट्रिगो का है, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ने क्या कहा है, sin स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60, बहुत अच्छा सवाल है। वैल्यू उन्होंने पूछी है sin स्क्वायर 60 प्लस का tan स्क्वायर 60 और इसके बाद में प्लस का sec स्क्वायर 45 है, शायद मैं देख लूँ जरा क्या है, ये भी 45 है, ठीक है। tan स्क्वायर 45 है और sec स्क्वायर जो है ये भी 45 हमको दिया गया है और माइनस का हमको दिया गया है cosec स्क्वायर 30। क्या दिया गया हमको, माइनस का, तो cosec स्क्वायर 30, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, चलो निकालते हैं। देखो sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, बट इसका स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्लियर है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, प्लस sec स्क्वायर 45 है, sec 45 की वैल्यू √2 होती है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा।
कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, नेगेटिव माइनस लगेगा। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, बट अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 आएगा, ठीक है। वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा कि सर कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर आपने आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो अगर मैथ से नहीं रहा, यानी 12th में 10th में आपने मैथ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से आपको बहुत डर लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमको ट्रिग्नो में प्रॉब्लम है, तो मैं टेबल सारी आपको लर्न करा दूंगा। बस 5 मिनट का काम है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा। चलो हल करते हैं। 4 एकम 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7/4 और यहाँ पर आएगा माइनस का 2, 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, तो 7 - 8/4 कुल मिलाकर के जो हमारे रिजल्ट आएगा 1/4 आएगा। एंड दिस इज माई आंसर। कहाँ पर है भैया, तो डी में है। कहाँ पर है, डी में है, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे भागते हैं हम लोग सीधे दौड़ दौड़ करके। तो अगला सवाल कह रहा है, क्या है भैया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, उसने क्या कहा है, 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दशमलव के एक स्थान तक क्या है, दशमलव के एक स्थान तक क्या है। बहुत शानदार तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो सवाल ने क्या कहा है कि 8.5 मीटर क्या है, उसकी साइड है, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। अब मुझे एक बात बता दो कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, मुझे कौन बताएगा, तो इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी जो भी उसकी साइड है, ठीक है, होता है ना, शाबाश। देखो √3 को √3 लिख लो, अच्छी बात है, 4 को 4 लिख लो, इंटू ए कितना है 8.5 है, तो एक वहाँ पर 8.5 और लिख लो। अब यहाँ पर हम लोग क्या सोच पा रहे हैं, समझो। पहली बात, √3 जो है वो इनके मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें 4 से कटेंगी, हम इनको काट देंगे। अच्छा, तो √3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √3 डिवाइड में है। दूसरा वाला नहीं होगा, यहाँ भी जो √3 है वो डिवाइड में है। तीसरा वाला और चौथा वाला यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब कैसे होगा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो 4 से इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से इनको क्या करना है, हमको डिवाइड। पहले तो इनको हम क्या करते हैं, आपस में थोड़ा सा मतलब इनका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 85 इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा, ये 25 हो जाएगा, 8 नंबर कितना हो जाएगा 72, 72.25 अपान में कितना है 4 है। अब हमको एक बात सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर कितना है 72.25 है, और जो ऑप्शन हमको दिया गया है सी और डी, इन्हीं में से तो एक हो सकता था। सी में क्या है 18 है और डी में 72 है, तो 72 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 72 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 थोड़ी आएगा, कुछ कम आएगा। तो अब यहाँ पे हम सीधे सीधे जा सकते हैं, करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो, सी वाला ऑप्शन सर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना रिजल्ट आएगा भैया 18.1 √3। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई ना, गुड। तो ये तरीका है लगाने का, कैलकुलेशन से बचना है। आपने जब देखा होगा डेसिमल में, और इसका रूट आ गया, कितना गंदा हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, और इसका स्क्वायर भी 85 था, तो कितनी इजी तरीके से हमने इसको निकाल लिया, है कि नहीं है, मतलब बहुत मजा आ गया, ठीक है। अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं। ज्योमेट्री देखो कितनी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही है, समझ रहे हैं ना। बस ऐसे क्या करना है, धीरे धीरे करना है हमको, धीरे धीरे एक एक चीज़ समझनी है, और एक दिन आप क्या हो जाओगे, एडवांस मैथ के भी महारथी हो जाओगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल ने कहा है 2 tan x + 3 cot x। सवाल ने क्या कहा है 2 tan x प्लस का 3 cot x, और ये किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। सवाल ने हमसे पूछा है 4 tan स्क्वायर x + 9 cot स्क्वायर x। हम एक काम कर दें, इनका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan x प्लस का 3 cot x, ठीक है। और इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर का रूल लगेगा, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 जा कितना हो जाएगा भैया 9 cot स्क्वायर x प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना है, तो 2 है, और बी की जगह पर कितना है 3 है। इंटू में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंटू में 3 करने वाले हैं, और 10x इंटू कॉट एक्स। अब आप चाहते हो इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ 10x इंटू का कॉट एक्स, ठीक है, ये इंटू है, ऐसे लगा लो उसको, ठीक है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, रेसिप्रोकल होता है, और इक्वल टू में हमको 5 5 जा 25, ठीक है। देखो ये हमको इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2 दूनी 4 3 12 बराबर में 25 है। अगर इसको उधर लेकर के जाओ घट जाएगा, कितना बचेगा 13। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, और वो कितनी आ गई 13 आ गई। कहाँ है 13 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है 13, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 13 मेरा 7, समझ गए ना। हाँ, 13 मेरा जो 7 है वो हमेशा क्या रहे, बना रहे, और इसलिए 13 13 आंसर भी आता रहे।
और यही तेरा आपको सिलेक्शन दिलाता रहे। समझ गए ना, बहुत अच्छे। और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लगाने का आपको दो तरीका बताएंगे। एक तरीका वो जो इसका बिल्कुल बेसिक है, जैसे हम लोग इसको लगाते हैं, और दूसरा तरीका वो जो आप इसको कम समय में कैसे लगाओगे। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन CHSL में क्वेश्चन नंबर 11 के टाइप का आपको श्योर है मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई शिफ्ट में रिपीट हुआ है, जो वैल्यू है वो चेंज हुई है बट रिपीट हुआ है, तो श्योर है कि आएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, AB और AC बाहरी बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यानी एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो O है, ठीक है। बाहर कहीं पर कोई बिंदु है A और वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। दो जो हैं वो स्पर्श रेखाएं हैं ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये A है, ठीक है, और यहाँ से एक AB है और एक AC, ये दो क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर है बात, गुड। अब सवाल ने क्या कहा है, AB और AC वृत्त को क्रमशः B और C पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि एंगल BAC बराबर 118। एंगल BAC ये वाला कितना है, 118 है, ये 118 डिग्री का है, गुड, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, कोण OCB की माप ज्ञात करो। OCB कहाँ है, देखो ये O है, ये C है और ये B है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ये O, ये C और ये B, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। OCB यानी कि जो ये वाला एंगल है ये हमको क्या करना है, बताना है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैसे बताएंगे, ठीक है, इसको हम कैसे बताएंगे, तो उस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वाली लाइन नहीं होती, अगर ये वाली जो लाइन है वो नहीं होती, तो यहाँ पर एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग बना करके आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हो गया यहाँ पर, और एक ये हो गया स्पर्श रेखाएं, ठीक है, बस समझ लो रफली। और ये त्रिज्या है, ये क्या है, सेंटर है। तो ये अगर हमको 180 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है और ये भी यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, ठीक है। तो ये 90 और ये 90, 90 90 180 हो गया। तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर O वाला एंगल हमको चाहिए तो 180 से इसको घटा दें तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ 180 से 118 घटा दो, 10 में से 8 निकलेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 62 डिग्री। यानी O वाला जो एंगल है वो कितना आएगा, 62 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 62 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस निकालते जाओ और वहीं पर लिखते चले जाओ। और वैसे इस सवाल को लगाने का मैं आपको बेस्ट मेथड दूंगा कि कैसे आपको चुटकी बजाने के समय में ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रूल है, जो बेस है, वो आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, ये 62 हो गया, ठीक है। अब केवल OBC में बात करते हैं। OBC जो ट्राइंगल है इसमें केवल हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो OB है और ये OC है, ये दोनों इक्वल हैं। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम इस ट्राइंगल को क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दो साइडें इक्वल हो जाएंगी। जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन कौन से, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो हाँ कि ना, होगा ना, ठीक है। एक बात और, इन तीनों एंगल का जो सम है वो कितना आएगा, वो 180 डिग्री आएगा, आना चाहिए, गुड। देखो B और C इक्वल है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल B, मैं सिंपल सा केवल लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस एंगल B प्लस एंगल C और जो 62 डिग्री है ये मिला करके कितना होगा, 180। B और C दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं B को भी C मान लूँ, तो ये C और ये C हो जाएगा और ये भी C हो जाएगा। 62 डिग्री को उधर घटा दो तो कितना आएगा, 118 डिग्री आएगा। 2C है यहाँ पर, तो अगर केवल C की बात करें तो हम कह सकते हैं सर 118 को 2 से भाग कर दो, 2 पंचे 10, 2 9 18, 59 डिग्री आएगा। बोलो हाँ कि ना, आएगा ना। सवाल ने क्या कहा था, सवाल ने हमसे पूछा था कि एंगल OCB बताओ। OCB यानी C वाला पूछा था, कितना आ गया, 59 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन D में है और ये सही हो जाएगा। एक बात ये आपको समझ में आ गया। अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे लगाना है अगर सवाल यही पूछता है तो, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले इसको हटा दूँ, ठीक है। आपको फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर फिगर आप बना लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी श्योरिटी हो जाती है। कैसे आपको करना है, ये कुछ भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ने ये वाला एंगल आपको दिया हुआ, ठीक है। सवाल ने क्या किया, सवाल ने अगर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है और सवाल ने इस तरीके से पूछा कि इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, ना तो आपको ये निकालना है, ना तो आपको ये ट्रायंगल बनाना है। जितना यहाँ पर है इसका आधा कर दो सीधे, कितना भी यहाँ पर हो उसका क्या करना है, आधा करना है, और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और अगला एक क्वेश्चन और है हमारे पास, मतलब अगला वाला ही नहीं लेकिन एक क्वेश्चन और है बिल्कुल ऐसे ही।
उसको आपको मैं बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और मान लो कि अगर कभी कभी ये वाला ना दे करके ये वाला दे देगा, तो अगर ये वाला दे देगा तो उसको 180 से इसको घटाओ और उसका आधा कर दो, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी एंगल आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना बातें? बहुत अच्छी, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। श्योर है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल ने क्या कहा, देखिए सवाल ने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC का केंद्रक जो है वो O है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया A और ये B और ये C। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी साइड जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसका जो केंद्रक है वो O है और AB इक्वल टू 27। AB कितना है, ये 27 है, तो श्योर है इसकी जो सभी साइड है वो कितनी है, 27 है, ठीक है। अच्छा, इसका जो केंद्रक है यहाँ पर कहीं दिखेगा हमको, ठीक है, ये कितना है, O है, गुड, कोई बात नहीं। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है तो AO की लंबाई ज्ञात करो। AO कहाँ है, जो A और O है इसकी लंबाई हमको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो बात को समझना, कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ पर क्या होगा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी जो केंद्रक होती है, इसका जो माध्यिका होता है वो सब एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, 90 डिग्री पे इसको डिवाइड करेगा, बोलो हाँ करेगा ना। केंद्रक तो अभी भूल जाओ, केंद्रक अभी भूल जाओ, सबसे पहले ये पूरी साइड निकालो। ये अगर 27 है, पूरी की पूरी साइड कितनी है भैया, 27 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आएगा, ये 27/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। या इसको अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो एक तरीका और इसको लगाने का, मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो ये अपान में आ रहा है ना, तो इसको मत यूज़ करो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो। कैसे, देखो चूंकि ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम सभी जानते हैं इसका जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि सभी कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। अच्छा, हमको ये पता क्या है, ये हाइपोटेनस हमें पता है और ये हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, तो साइन में होता है, यानी हम साइन 60 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना ले सकते हैं, साइन 60। साइन 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लो m है, तो परपेंडिकुलर कितना है, AM अपॉन हाइपोटेनस कितना है, डायरेक्टली रखो 27। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2 और इक्वल टू कितना होगा, AM अपॉन 27। इनको मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27√3/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा AM के। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा AM के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, गुड। अब क्या है, सवाल ने क्या कहा था, AO की लंबाई हमको बतानी है। AO कहाँ है, AO हम सभी जानते हैं कि जो केंद्रक है वो इसकी माध्यिका भी होती है और जो केंद्रक है वो AM को ये 2:1 में बांटेगा, ठीक है। हमेशा बांटता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बात है, यानी कि ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 हिस्सा है वो बराबर है 27√3/2 के बराबर है। बोलो है कि नहीं है, तो 3 एकम 3, 3 9 27। अगर तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, ये एक हिस्सा बराबर होगा 9√3/2 के, तो 2 हिस्सा किसके बराबर होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 9√3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहाँ पर है 9√3, तो ऑप्शन ए में है, जो ए वाला हमारा होगा वो सही हो जाएगा। ए में फिर क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, 9√3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना चीज़ों को। हाँ, तो ये करने के मतलब अब करना, मैंने तो आपको करके बताया ही है, बाकी आप इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे सर इजी, अब इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, तो इससे ज़्यादा इजी यही होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, और सारे पेपर में इतना कौन करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। सवाल ने क्या कहा है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी छुपा हुआ है। अब देखना ये है कि आप उसको पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। सवाल ने क्या है, 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सवाल ने क्या कहा, 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस का 7 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का 7 इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, 0। हाँ ठीक है, सवाल ने पूछा है तो x का मान याद करो। ऑप्शन में बहुत सारे हैं, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है, कैसे लगाएंगे, देखो एक बात यहाँ पर सिंपल सी बात है और वो ये है कि हमको क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ पर पॉजिटिव का 7 है, यहाँ पर नेगेटिव का 7 है, मतलब ये 0 हो जाए। अगर कोई वैल्यू हमको ऐसी मिलती है कि इसको हम 0 बना दें और इसको 1 बना दें, ठीक है, तो माइनस का 7 प्लस का 7 0 हो जाएगा। ये बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं। हाँ ठीक है, तो अब हमको करना ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर x की जगह पुट कर दें कि cot x की वैल्यू 0 हो जाए, या cot उतने डिग्री की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो अब पता करते हैं ना कि वो कौन सा होगा। तो मुझे एक बात बता दो कि अगर यहाँ पर हम 90 डिग्री पुट करते हैं, क्योंकि 0 1 0 1 तो लगभग 90 पे ही होता है कि नहीं है, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताओ। तो cot 90 मतलब क्या होता है, cos 90
और अपान में क्या होता है साइन 90 होता है, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 0 अपान 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब काम बन गया। तो अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 7 का और कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस का 7, ठीक है। सॉल्व करो, ये तो 0 हो जाएगा भाई, 3 है मानते हैं, बट 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करा रहा हो तो 3 होता है ना, गुड। देखो ये 7 होगा, कॉसेक 90 कितना होता है, देखो साइन 90 का 1 होता है तो कॉसेक 90 का 1 अपान 1 यानी 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0, तो हम कह सकते हैं सर जो x है x की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, और ये अपना आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री है कहाँ रहे, तो 90 डिग्री है डी में, और जो डी वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा, ठीक है भैया। मज़ा आ रहा है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद में बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाओगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बिल्कुल वही सवाल बताया है। तो सवाल नंबर 14 मैं पढ़ता हूँ, आप आंसर बताओ, ठीक है। सवाल ने कहा है मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, चलो मान लिया पी ए पी बी वृत्त के बाहर एक बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो मैं फिगर बना रहा हूँ, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है। ये पी ए है और ये पी बी है, ठीक है, ये ओ सेंटर है। सवाल ने अब क्या कहा है, सवाल ने ये कहा है कि यदि कोण ए पी बी ये 50 डिग्री है, ठीक है। अब उम्मीद है आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, बोलो हाँ कि ना। अगर आ गया है तो कमेंट करके तुरंत बताओ कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। तो कोण ओ ए बी बताओ, कोण ओ ए यानी ऊपर वाला एंगल पूछ लिया, ये बी बताओ, ये बी बताओ तो भैया ये कितना होगा। हमने आपको बताया था अगर ये पता है इनमें से कोई भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, इस 50 का बटा 2 करके कितना निकाल देना है 25 डिग्री निकाल देना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है भैया 25 डिग्री, तो ऑप्शन सी में है, और सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बातें, बहुत अच्छे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए हो। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप उसको क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल ने कहा है a + b + c = 5 है। ऐसा सवाल बढ़िया सवाल होता है, ठीक है। a + b + c = हमको कितना दिया गया 5 दिया गया, गुड। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, और ये हमको कितना दिया गया है 185, ठीक है। सवाल ने कहा है कि ab + bc + ca का जो मान है वो इनमें से किसके मध्य है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इसका एक फार्मूला होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। a क्यूब प्लस का b क्यूब, चलो सीधे सीधे क्या करते हैं इसका फार्मूला ही लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमें बताओ तो, a + b + c एक ब्रैकेट में है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या होता है a² a + b + c इसका स्क्वायर और माइनस का 3ab प्लस का bc और प्लस का ac या c, ये कुछ भी कर लो, और ये इसकी जगह पर रखा, इक्वल में कितना है 185 है, तो ये तो रहेगा, ठीक है। a + b कितना है, तो ये 5 है, यहाँ पर 5 को रखो, 5 का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ab प्लस का bc प्लस का ac, ठीक है। ये ऐसे बना लो इसको बड़ा ब्रैकेट करके, और ये कितना हो जाएगा 185, ठीक है। अगर ये वाला 5 हम यहाँ से मिटा करके यहाँ पर लगा दें, ठीक है, तो 5 × 15, ठीक है, 3 35 हो जाएगा, 5 × 7 35, क्लियर है, शाबाश। ये माइनस का 3 और ये ब्रैकेट वाली चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप समझ लेना, ठीक है। आपके को क्या करना है समझ लेना है, ये वाली चीज़ है। अच्छा, इक्वल में कितना होगा, देखो 37 तो उधर हमारे पास बचा, ये 25 इधर है कि नहीं है, बोलो 25 है ना इधर, हम 25 यहाँ पर, ये 25 है, माइनस का इतना लिखा, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 25, कितना बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है। किसकी वैल्यू -3 और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू। तो अब ये माइनस इधर है, माइनस को उधर भेज दो, -3 पूरा उधर भेज दो ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, सोचो ab प्लस का bc प्लस का ac कितना हो जाएगा, तो 12/-3 यानी हम कह सकते हैं सर -4, और -4 ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, लेकिन सवाल ने कहा था ये जो आंसर आएगा वो किसके मध्य होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, -7 एंड -3, जो -4 है वो -7 और -3 के बीच में होगा, यानी कि ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ गए ना, इसको भी बढ़िया सवाल था, ठीक है। 16वां सवाल देखते हैं, चतुर्भुज से संबंधित एक छोटा सा सवाल है, प्यारा सा, बिल्कुल आपके जैसा, तो उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सवाल ने कहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो सवाल ने क्या कहा, समचतुर्भुज का परिमाप। हमें एक बात पता है कि जो समचतुर्भुज होता है ये बिल्कुल वर्ग होता है, बस फर्क इतना है कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो a
बी सी और डी ऐसे दिया गया है, इनके दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला प्यारा सा विकर्ण और एक ये वाला प्यारा सा विकर्ण, ठीक है। सवाल ने हमसे ये कहा है कि इसका जो एक विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर का है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये वाला विकर्ण है वो 24 का है, तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। क्यों? क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधे आधे पर काटते हैं। जरूरी नहीं है कि इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर भी कट करते हैं ना वहां पर आधे पर कट करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी ये लोग बनाते हैं, ठीक है। एक बात समझ में आ गई? गुड। अब क्या है, सवाल ने कहा समचतुर्भुज का परिमाप 180 है, 148 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी साइड अगर हम मान लेते हैं ए है तो 4a हो जाएगा, 4a किसके बराबर होगा? 148 के। तो इसकी एक साइड कितनी होगी? 4 तियां 12 और 4 सते 28, कितना हो जाएगा? 37 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना? तो हाँ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना 37 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि चार की चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो एक साइड कितना होगा? 37 सेंटीमीटर होगा। सवाल ने हमसे कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के लिए हमें इसके दूसरे विकर्ण की आवश्यकता होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालते हैं भाई। इसको केवल देखो, इसको देखो, यहाँ पर ये 90 अंश वाला त्रिभुज बन रहा है ना, ये आधार है, ये कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, तो ये लंब है। तो हमको क्या करना है? आधार निकालना है। बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। तो पाइथागोरस हमसे क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कर्ण के स्क्वायर से लंब को घटा दो, आधार ले लो। तो हम कह रहे हैं सर 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये इसको अगर मैं ओ मान लूँ तो डी ओ स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो हाँ, ठीक है सर जी। इनको या तो स्क्वायर करके लिख लो या तो ऐसे ही लिख लो। तो 37 प्लस 12 मैं एक जगह लिख सकता हूँ, ठीक है, हाँ। और 37 माइनस 12 मैं एक जगह लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 37 और 12 को क्या करना है? जोड़ लो। तो 7 और 2 कितना होगा? 9 हो जाएगा, और 3 कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इनको घटा देते हैं तो कितना होगा? 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है कि सर ये तो डी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये? डी स्क्वायर की। तो इनका अगर वर्गमूल निकालना है तो अच्छी बात ये होगी कि इन दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल लो, ना कि इनको गुणा कराओ फिर निकालो। देखो 49 किसका होता है? ये 7 स्क्वायर का, और ये होता है 5 स्क्वायर का। बोलो है कि नहीं है? तो 7 पछे कितना होगा? 35। 35 किसकी वैल्यू हो जाएगी? डी ओ की। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, तो 35 ये भी होगा। यानी इसका जो दूसरा विकर्ण होगा, इसका जो दूसरा विकर्ण होगा वो कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसके हम एरिया की, ठीक है, एरिया की बात करते हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्ण, मतलब AC गुणे BD, ठीक है। तो 1/2, इसका एक विकर्ण जो AC की बात करें वो 24 है, और अगर BD की बात करें तो वो 70 है, ठीक है। 2 से इसको काट तो ये 12 आएगा, 12 को 7 से गुणा करा तो 12 सते 84 और एक 0 है, तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आंसर की बात करें तो बी में है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है भैया। छोटी सी चीज़ थी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको एक रूल यहाँ पर मिला होगा, और ये रूल आपको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस डायरेक्टली रूल पे लगते हैं, ठीक है, जो उनका बेसिक रूल है वहाँ से लगता है, तो उसके रूल जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इनके रूल में फिर कोई ट्रिक हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है ना। गुड। तो समझ में बातें आ गई होंगी आपके। अब कुछ ना कुछ तो आपको याद करना लगेगा। अच्छा, जो ये ज्योमेट्री होती है वो हार्ड लगती है, इसीलिए हार्ड लगती है क्योंकि इसका जो रूल है वो हमको लगाना ही पड़ेगा, इसके जो रूल्स हैं उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी भुजाएं 90 अंश बनाते हुए 20√3 सेंटीमीटर हैं और 15√3 सेंटीमीटर। सवाल को समझना बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, सवाल ने क्या कहा है? जो 90 अंश बनाने वाली भुजाएं हैं वो 20 और 15 है। तो मैं इसको मान लूँ ये 20√3 है और ये 15√3 है। क्लियर है? तो ये कितना होगा? ये सवाल ने हमसे पूछा। मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर समझाना, मैं छोटा सा ट्रायंगल बना करके और समझा देता हूँ आपको। अगर एक साइड 3 हो एक साइड 4 हो तो हम ट्रिपलेट में जानते हैं ये कितना होगा? 5 होगा। बोलो 5 होगा ना? हाँ सर जी होगा, ठीक है। अगर मैं इसको गुणा करा दूँ किससे? 5 से, तो कहोगे सर ट्रिपलेट बनाने के लिए इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो इसको 5 से गुणा कराओगे कितना होगा? 15, इसको 5 से गुणा कराओगे हो जाएगा सर जी 20, तो ये कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, मतलब अगर यहाँ पर 15 यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 25 होगा? हाँ सर जी होगा। तो मतलब 15 20 तो ये कितना होगा? 25 होगा। बिल्कुल सर जी, ठीक है। अगर मैं इसको √3 से गुणा करा दूँ, इसको मैं √3 से गुणा करा दूँ तो इसको भी कराना पड़ेगा, तो सर जी इसको भी करा दो √3 से गुणा, तो करा दिया हमने। बोलो इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो बिना पाइथागोरस थ्योरम के निकल करके आई कि नहीं आई?
अब यहाँ पर कह सकते हो कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सब में ऐसा रूल लग जाए। मैं कह रहा हूँ सब में लगे चाहे भाड़ में जाए, एक में तो लगेगा। तो हमको सब में से थोड़ी मतलब है, हमको दुनिया भर में जितने भी सवाल हैं उन सबसे थोड़ी मतलब है, हमको तो अपनी एक नौकरी से मतलब है। और वो हमको तभी मिल पाएगी ना जब ऐसी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना भाई? जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं आपको तो उतना करना है ना, कि आपको दुनिया भर में जितने प्रश्न हैं सब पे ये चीज़ फॉलो करनी नहीं करनी ना। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना, तो अगर ये आएगा तो फिर आपको इसको ऐसे ही करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो शाबाश, ये हो गया। सवाल ने क्या कहा था? परिमाप निकालो। भैया परिमाप मतलब क्या होता है, इनको जोड़ लो। परिमाप मतलब क्या होता है, इनको जोड़ लो। जोड़ लेते हैं। 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, 60 और √3 है वो तो रहेगा। तो 60 √3 क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है, कहाँ पर है 60 √3? तो ए में है, ए वाला सही होगा। ठीक है, जो ए वाला है वो क्या होगा? सही होगा। क्लियर? बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई, शाबाश। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। सवाल ने कहा है ABCD, इसको पहले हम हटा तो दें, बड़ी जल्दी हो गई, फिर बिना हटाए ही हम सवाल बताने लगे। तो सवाल नंबर 18 ने कहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले ABCD हम लोग बना लेते हैं, ये ऐसे। अच्छा, सवाल ने कुछ और कहा है, AB वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। तो सबसे पहले ये व्यास हमने बना लिया AB। अब AB है तो C कहीं पर भी होगा, C मान लिया हमने। अरे इतना हमने क्यों बड़ा मान लिया भैया, तो ट्रायंगल बन जाएगा। ये C मान लिया हमने, ठीक है। ये हमने D मान लिया, तो इसको क्या करना होगा? ऐसे हमको मिलाना होगा। मिला दिया, ठीक है, ये D है। अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा आगे? यदि कोण ADC बराबर 118, ADC, अच्छा ये वाला 118 है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो कोण BAC का माप क्या है? BAC कहाँ भैया? BAC, अच्छा मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। चलो मिला दिया हमने, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण का योगफल होता है वो 180 अंश होता है। ये दुनिया का हर बच्चा जानता है, तो फिर आपको भी पता होगा। बोलो पता है ना गुड। तो अगर ये 118 है तो ये कितना होगा? 62 होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर जी होगा 62, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करोगे? इसके बाद में करेंगे ना हम लोग। देखो क्या करते हैं, अगर ये 62 हो गया, अगर ये 62 हो गया तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी वृत्त के, यानी किसी भी अर्धवृत्त में बना हुआ जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर AB व्यास है तो इसके व्यास से जो भी कोण बनेगा वो कितना होगा? 90 अंशों का। देखो ये यहाँ से लेकर के नीचे वाला जो भी हिस्सा है वो अर्धवृत्त होगा, मतलब यहाँ से लेकर के, और जो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। सवाल ने पूछा क्या है हमसे? सवाल ने पूछा ADC, नहीं, सवाल ने हमसे पूछा है BAC, शाबाश। अब ट्राइंगल BAC में आ जाओ, ट्राइंगल BAC में आ जाओ। इनके तीनों कोणों का जो योगफल है वो कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। बोलो होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो 90 हो गया, यानी इन दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए। तो सीधी बात क्या है, तीनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके 180 से नहीं घटाना भाई। ये 90 है तो इन दोनों को भी 90 बनाना पड़ेगा ना। तो ये 90 कैसे बनेगा? अगर मैं बात करूं एंगल BAC की, अगर मैं बात करूं सीधे एंगल BAC की, तो मैं कह सकता हूं सर 90 में से 62 घटा दो। 62 और 8 कितना होता है? 70 और 20 90, तो आई थिंक 28 बचेगा, और 28 डिग्री ही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर 28? तो D में है, और इसलिए D वाला जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ के बात को? शानदार, बढ़िया सवाल निकला, गजब गजब हो आप सभी लोग, और इसीलिए जो गजब गजब के हैं वो सवाल यहाँ पर है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। हमारे पास कोई तार था, उसको हमने इस तरीके से मोड़ा कि जो क्षेत्रफल है वो 169 सेंटीमीटर बन जाए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल है किसका? उस वर्ग का, किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 169 है, और क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर, यानी कि A अगर उसकी भुजा है तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा A स्क्वायर अगर 169 है तो मुझे बता दो उसकी भुजा A कितनी होगी? तो हम कह सकते हैं सर 13। क्यों? क्योंकि 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है। ठीक है, यानी कि उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 13 है। सवाल ने आगे क्या कहा है? यदि उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास जो तार है वो कितना है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। किसका? परिमाप हमको निकालना पड़ेगा वर्ग का। और परिमाप क्या होता है? 4a होता है, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 13, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हम कह सकते हैं सर ये 52 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर हमारे पास तार है। अब सवाल ने हमसे क्या कहा है? सवाल ने कहा है इसको हम वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? देखो
भैया 52 हो गया। ये वृत्त हमको बनाना है तो वृत्त की परिधि इसके बराबर होगी, ठीक है। तो 2 पाई आर होगा इतना, 2 से इसको काट दो, कितना आएगा 26, 26 आ जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे आर, और ये किसके बराबर है 26 के, 7 से उधर गुणा करा दो तो आर की वैल्यू हो जाएगी 26 गुणे 7 और बटे में 22, 2 11 में 22 और 2 13 में 26, ठीक है, और गुणे 7 रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो r की वैल्यू है वो 13 सतह 91, 91 बटा कितना हो जाएगी 11। ये क्या हो गया, ये आ गया वृत्त की त्रिज्या। हमको चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है तो आर है 91/11 और गुणे में फिर कितना हो जाएगा 91/11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 7 एकम और 7 13 में 91, ठीक है, होता है 13 दूना कितना हो जाएगा 26, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 26 और गुणे में 91 और बटे में कितना होगा 11, इनको गुणा करा लो। हम एक बात जानते हैं ये चीज़ें दशमलव में आएंगी क्योंकि सवाल ने भी कहा है कि निकटतम पूर्ण संख्या तक, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी को भी डिवाइड करा लेते हैं। तो 11 से अगर हम 91 को भाग करते हैं तो हमें देख पाते हैं 11 8 कितना हो जाएगा 88, कितना होगा 3 होगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करके देख लेंगे। अब क्या करना है हमको, 26 से इनको गुणा कराना है। 26 से क्या करना है हमको, इनको गुणा कराना है। तो 26 से 82 को गुणा करा करके देख लेते हैं कि कितना आता है, ठीक है भैया। ये 82 है, ठीक है, ये क्या है 82 है और इसको हमको गुणा कराना है 26 से। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 8 48 और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा 16, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 4 13, 13 का कितना हो जाएगा 3, एक आएगा, 6 4 10 और 1 11 और 1 1 1 2, ये कितना हो जाएगा, ये 213 दशमलव कुछ आएगा, 213.2, ठीक है, 213.2। हालांकि इससे ज़्यादा ही कुछ आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शन में देखें कि 213 के आसपास कहीं क्या कोई चीज़ है तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो है ऑप्शन ए, और ए में हमको क्या मिल रहा है 215, यानी कि ये लगभग 215 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा भैया सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, ठीक है, कोई विशेष नहीं था इसमें, मतलब सिंपल सी चीज़ थी, वर्ग से हमको निकालना था। लेकिन ये काम आप तभी कर पाओगे जब आप इस बात को समझ पाओगे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वर्ग के क्षेत्रफल को दिया गया है, वहाँ से वर्ग की भुजा पता चल सकती है, फिर उसी को हम दूसरे शेप में परिवर्तित करके हम एक वृत्त बनाते हैं, तो इन चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। सवाल ने कहा है कि चक्रवात के दौरान एक सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा इस तरह से टूट गया जिसका शीर्ष खंभे के तल से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छू गया और क्षैतिज के साथ में 30 अंश का कोण भी उसने बना दिया, तो पोल की कुल ऊंचाई कितनी थी। कैसे लगाएंगे, देखो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये इतना लंबा पोल रहा होगा, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के ऊपर का ये हिस्सा टूट करके ऐसे नीचे गिर गया, तो जो ये है ये ऐसे नीचे आ गया, तो ये अभी भी खड़ा है, ये ऐसे आ गया, और ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर आ गया तो ये जब पोल से, सवाल ने क्या कहा, पोल से 6√3 मीटर की दूरी पर इसको छू रहा है ज़मीन को, और यहाँ पर कोण कितना बना गया, तो वो 30 डिग्री का कोण बना गया। हम ए बी और सी इसको मान लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है, सवाल ने कहा पोल कुल कितना ऊंचा था। मुझे एक बात बता दो, पोल की ऊंचाई का मतलब ये हो जाएगा कि जो ये ऊंचाई है ये, और जो ये वाली ऊंचाई है, भाई पोल यहाँ से लेकर के यहीं तक, तो ये तो पूरे हो गया उस खंभे की ऊंचाई, लेकिन पूरा कैसे पता चलेगा, यहाँ तक अभी भी खड़ा हुआ है और ये वाला जो पार्ट है वो गिर चुका है, मतलब ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, पोल की ऊंचाई बनाएंगे, ठीक है। अब बात क्या है, हमें केवल अपने ऑप्शन को टिक करना है, बाकी कुछ ज़्यादा तो करना है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को निकाल करके जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो ये हमें आधार पता है और जब हमें ये निकालना होगा तो ये क्या है, लंब है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1030, क्या ले लेंगे हम लोग 1030, और 1030 मतलब यानी कि 10 थीटा मतलब क्या होता है, मतलब P/B, लंब बटे आधार होता है ना, तो H बटे कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होता है, और ये बराबर होगा H बटे √3 के, √3 से √3 कट जाएगा, 6 से अगर हम इधर गुणा करा देंगे, ठीक है, 6 से अगर इधर गुणा करा देंगे तो मुझे बताओ H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी जो अभी भी पेड़ खड़ा हुआ है वो कितना खड़ा हुआ है 6 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखो ये बात भी हमको यहाँ पर पता चल चुकी है, बात समझ में आ गई। ये निकाला है तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो चाहो तो यहाँ पर साइन भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, साइन 30 ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा H/x हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा कर्ण यानी कि P/H।
h कितना निकाला हमने, अभी 6 निकाला, x हमको पता नहीं, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। 2 से 6 को गुणा करा लो, या x को x एकम कितना हो जाएगा x, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर सवाल पूछे कि टोटल ऊंचाई खंभे की ऊंचाई कुल कितनी थी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर जो खंभे की ऊंचाई थी टोटल वो कितनी थी, तो वो सर h + x थी, और h कितना है, h 6 है, x 12 है, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 18 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। भैया ऑप्शन की बात करें तो ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत है नहीं है, सिंपल सी चीज़ थी। ये दोनों चीज़ों को आप अपने दिमाग में भी चाहो तो करके निकाल सकते हो, लेकिन दिमाग में तब कर पाओगे जब आप कागज़ पे पहले कई बार बहुत सारा प्रैक्टिस आपने करके रखा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कोई भी चीज़ हो एक ही दिन में नहीं समझ में आती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जो आज की क्लास है सबसे लाजवाब रही होगी, ठीक है। जिसका इंतजार था, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि हाँ सर एडवांस मैथ कराना है, तो आज शुरू हो चुकी है एडवांस मैथ। बहुत अच्छे तरीके से देखिए और बहुत अच्छी मेहनत करिए। हमेशा जब भी पढ़ने बैठिए तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि इस वर्ष 2023 में आपको एक नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है, किसी भी कीमत पर लेना है, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप उसको करोगे, ठीक है। तो फिर कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, कोई क्वेश्चंस होगा नहीं समझ में आया होगा तो भी पूछेगा, कुछ बताना होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक और पेपर का हम लोग पोस्ट मास्टम कर रहे होंगे, और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही छोटा सा काम होता है आपसे। 10 सेकंड 20 सेकंड का समय निकाल करके थोड़ा सा ये भी कर दिया करिए हमारे लिए, ठीक है। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।